अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसाम दुरानी और आप देखिए प्रोग्राम सियासत। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा दुख भरा, मैं आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मैं रंजीदा हूँ इसके ऊपर। अब पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो जो हम देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे कि दोबारा से हम दहशतगर्दी की एक लहर जो है वो उभरती हुई लहर जो है वो हमें नज़र आ रही है। वो चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे वो हमारा केपी को या हमारा कराची हो, चाहे पंजाब हो, कोई भी इस वक्त अगर वो सूबों के तमाम तर सूबों की बात करता हूँ, लेकिन उनमें से अगर मैं पिन पॉइंट की बात करता हूँ तो इस वक्त 3 हमारे ऐसे सूबे हैं जो कि किसी न किसी तरह से दहशतगर्दी की लपेट में हमें दोबारा आते हुए नजर आ रहे हैं। अगरचे कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की और केपीके का इलाका है वो बहुत हद तक जो है वो रिकवर भी हो चुका था, और ख़ासतौर पे अफगानिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और उसके साथ साथ हमारी जो मुसल्लह अफवाज थी, उन्होंने इंतहाई बहादुरी से उन तमाम जगहों के ऊपर अटैक किया या उन तमाम उन हाइडआउट्स को तबाह किया जहां से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमले हो रहे थे, चाहे वो किसी भी शक्ल के अंदर थे। इसी तरह अगर मैं बलोचिस्तान की बात करता हूँ तो बलोचिस्तान के भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे जो सरमचार छुपे हुए थे, वहाँ पे पाकिस्तान ने इंतहाई जो पाकिस्तान की फोर्सेस है उन्होंने इंतहाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ उनको वहाँ से भगाया और उनके हाइडआउट्स को तबाह भी किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर मैं देखता हूँ, और उनकी फंडिंग जो है वो अभी तक नहीं रुक पा रही। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर एक शख्स के पास असला है, लेकिन वो असले को चलाने के लिए जो गोलियां हैं, अगर उसको मतवातर जो है वो गोलियां मिलती रहेंगी तो वो हमेशा फायर ही करता रहेगा। ऐसा कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सरमचार हो या फितनतुल हिंद हो, फितनतुल खवारिज हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो अभी तक कंट्रोल में क्यों नहीं आ पा रही? क्या इसमें हमारी अवाम की भी कुछ कोताहियाँ शामिल हैं? या हमारे इलाके जो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या हमारी जो मसल्ला अफ़वाज है, क्या वो आम अवाम को बचाने के लिए चीज़ों को थोड़ा लिंगर ऑन कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखते हैं, जो हमें अभी तक जो शवाहिद नज़र आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कि आप और मेरे दरमियान में बैठे हुए हैं। इनमें से मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो कि आप और मेरे लोगों के दरमियान में सिविलियन इलाकों के अंदर सिविलियन का ही रूप धार के बैठे हुए हैं। अगरचे कि हमारी एजेंसीज को इन तमाम चीज़ों का मालूम होता है, लेकिन कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है? अभी अगर रिसेंट की मैं बात करता हूँ तो कराची का इंतहाई हंसता खेलता खुश खुरम एक ख़ानदान बलूचिस्तान गया, और वहाँ पे क्या हुआ वो सबके सामने है। वो खून आलूदा कपड़े हमने देखे। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही। हमें ये बताया जाता है कि जनाब ये अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी आज़ादी है जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सरमचारों के मारने की या उनको ख़त्म करने की, उन दहशतगर्दों को ख़त्म करने की, तो वहाँ पे तो रोना पीटना आपका बिल्कुल शुरू हो जाता है। लेकिन जब किसी शख्स को उसकी कौमियत की बुनियाद पर, उसकी उसकी ज़ुबान की बुनियाद पर, उसको उसकी उसके मसलक की बुनियाद पर जब कत्ल किया जाता है, तो आप लोगों की ज़ुबानें क्यों बंद हो जाती हैं? आपकी ज़ुबान पे आबले क्यों पड़ जाते हैं? आप किसी कोई लफ्ज़ क्यों नहीं निकाल सकते? दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो भारत जो इंतहाई ढठाई से जो है वो ये बात कहता है, और अगर मैं अजीत डोवल की बात करता हूँ, मैं और मेरे हमारे जो मेरे एंकर भी रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, एक तजियाकार है, और वो ये कहते होते हैं उसको तो अजीत डेवल बोलते हैं, डेवल बोलते हैं उसको, शैतान का नाम देते हैं। उसने यहाँ तक उसका बयानात रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि हमें बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए अपने हवाई जहाज, मतलब ये कि उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि हम जो है जंगी जहाज, अगर हम एक जहाज ना खरीदें और वो पैसा सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं राजेश पवार की बात करता हूँ, उनके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करता हूँ, जो इंतहाई धड़ल्ले से और ढटाई से ये बात कर रहा है कि जनाब इसराइल जो है वो तमाम तर असला, इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट्स इसराइल प्रोवाइड करता है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और पैसा जो है वो इंडिया जो है वो प्रोवाइड करता है, और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि हम अभी तक काउंटर नहीं कर पाए। उसके लिए मैं अपना दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि आज स्टूडियो में तशरीफ ले गए। सबसे पहले हैदर हयात खान, किसी तारफ के मोहताज नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अली अशरफ रता साहब। अली अशरफ साहब इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर एक जो है सनद रखते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। उनके साथ साथ बलूचिस्तान से नईम करीम साहब है, और नईम करीम साहब जो है वो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो हुकूमती पार्टी से इनका ताल्लुक है, और इस वक्त राइट नाउ फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम फॉर बलूचिस्तान के। तो इनकी शिरकत लाजमी तौर पे इस पे होनी चाहिए थी, और इसके लिए उनकी मेहरबानी, और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और उनके साथ साथ इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट
फरीद बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यूथ एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान के और काफी ज्यादा वाइब्रेंट हैं। और आपका भी शुक्रिया, आप भी जो स्टूडियो में तशरीफ लेकर। हैदर, हम प्रोग्राम को बजाता जो हम इसको शुरू करते हैं, तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं, कराची में एक इंसिडेंस हुआ, उसके बाद आपने देखा इसे कोयटा के एक इंसिडेंस हुआ, अपना केपी के अंदर मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं, जैसा मैंने पहले बात की कि माइट बी कि क्योंकि ये हम लोगों के अंदर ही छुपे हुए हैं, एक आम सिविलियन की तरह, आपकी तरह, मेरी तरह, उसी तरह गुजारा कर रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन स्लीपर सेल की तरह उठते हैं, कोई हरकत करते हैं, कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं, दोबारा फिर हाइड आउट में चले जाते हैं। तो क्या हमारी जो एजेंसीज हैं या हमारे, क्या इस वजह से थोड़ा सा एक दरमियान में रखना पड़ रहा है इनको वाइप आउट करने में, या कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। ऐसा नहीं है, स्लीपर सेल्स तो खैर और तरह ऑपरेट करते हैं। ये जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ है कराची में रेंजर्स कैंप में, जो हमला हुआ और उसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी से नाकाम बनाया, नो डाउट। जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ है उस्मान, ये तो डायरेक्टली अफगानिस्तान से आया, और जलालाबाद से आया। उसने बताया अपनी स्टेटमेंट में कि जलालाबाद से उसका ताल्लुक है और किस तरीके से अफगानिस्तान में उसको ट्रेनिंग मिली, और उसके साथ 3 लोग उमर और जानान जो थे वो भी अफगानिस्तान से आए। तो ये डायरेक्टली अफगान सरजमीन जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हम मल्टीपल टाइम्स इस हवाले से अफगान तालिबान को भी कम्युनिकेट कर चुके थे। जो रिसेंटली हमारे उनके साथ कुछ नशस्तें हुई, डायलॉग्स हुए कतर में, इस्तांबुल में, उसमें भी हम लोगों ने उनके साथ हर चीज़ सामने रखी, एविडेंसेस दिए। और ये तो किसी से ढकी छुपी चीज़ नहीं है ना कि अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल भारत इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे। और गुज़िश्ता साल जब हम लोगों ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी मार्का हक में, बिल्कुल ऐसे, उसके बाद यही वो पैटर्न था जो भारत फॉलो कर रहा है। और एक मरतबा फिर हमने देखा है कि अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता है। बिल्कुल ऐसे हुआ है। और हम लोगों ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक का जो आगाज़ किया है, हमारी फोर्सेस कामयाबी से जो है वो दहशत गर्दों का कला कमा कर रही हैं। कल भी हम लोगों ने जो स्ट्राइक्स की, बिल्कुल कल रात में किया, बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो बड़े अरसे से एक बात करता हूँ कि हमारी लीडरशिप की अप्रोच बड़ी क्लियर है। एक का बदला 10 से लिया जाएगा, ठीक है। और वही चीजें हुई हैं। एक हमारे यहाँ पर 3 शहादतें हुई हैं, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 35 से ज्यादा अफराद जो है दहशतगर्द उनको जहन्नुम वासिल किया गया इन तीनों इलाकों में जो कार्रवाइयां हुई हैं। तो ये पैटर्न चलेगा, और ये जब तक अफगान तालिबान बाज नहीं आएंगे, जब तक अफगान तालिबान अपनी सरजमीन को जो पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ के साथ जो ऑफर कर रहे हैं उनको पाकिस्तान के खिलाफ, वो बाज नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान इसी तरीके से सख्त रद्द-ए-अमल देगा। और अभी 3-4 रोज पहले ये जो नेक्सस है, बुनियादी तौर पर ये सिर्फ अफगानिस्तान और इंडिया का नहीं है, इसमें इजराइल का भी पूरा हाथ है। और इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के जो डीजी हैं, डीजी डिफेंस जो है उनके, वो 4-5 रोज कबल नई दिल्ली में थे, जहां पर उनकी मुलाकात करवाई गई है अफगान ऑफिशियल्स के साथ। और मैं पता नहीं अब उस लफ्ज का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, अली भाई मुझे बता देंगे, लेकिन जिस जबान का इस्तेमाल भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान के हवाले से किया था, खुल के कर लें। तो हाँ, तो वो बुनियादी तौर पर भारत दलाली कर रहा है अफगानिस्तान और इजराइल के दरमियान। और जो अंजाम भारत का हुआ था अफगानिस्तान के हवाले से, मैं इतना बता दूं कि इनका उससे ज्यादा ठीक। आपको रता साहब, सर आपका टेक एक उसके बाद जयशंकर साहब और मोदी साहब के हवाले से ना, एक आजकल इंटरनेशनल मीडिया में और इंडियन मीडिया के अंदर ना एक चीज गर्दिश कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे देखें चढ़ दौड़ता है, दूसरी तरफ उसके चाइना है, वहां पर वो डर के पीछे, सहम के पीछे आ जाता है। तो किसी ने किसी वहां के दानिश्वर से पूछा, तो उसने कहा कि जब ये वजीर आला थे तो ये चाइना के चक्कर लगाया करते थे, हाँ जी, और वहां पे ये मसाज सेंटर में पाए जाते थे अक्सर, और इस वजह से जो है ये वहां से खौफजदा है। तो ये एक जो तो दलाली वाली बात की है, हाँ। ये बेसिकली इनके खून के अंदर है। अच्छा। ये मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई आड़ शुरू की इन्होंने। तो जब ये वजीर आला थे या उससे पहले भी थे, तो ये इस तरह के जो शोबा से इनका ताल्लुक तब से ही है। और चाइना के पास इनकी आई थिंक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो जब चाहेंगे वो रिलीज कर सकते हैं।
दूसरी बात जो रह गई यानी एप्स्टीन फाइल्स का चाइनीज वर्जन। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अगर बुरा बल्कि उससे भी ज्यादा। अच्छा बुरा एक सर कथा कलामी, माफ सर मैं चीज में ऐड कर दूं, तो सर वो जो फिर इसका मतलब है ट्रम्प जो कहता था कि तुम्हारी सियासत में तबाह कर दूंगा, तो सर Exactly. वो खाली धमकी है सर? वो नहीं, देखिए चाइना फंसा तो चाइना के पास है ना। देखें जो ये बात देखें आज हाईलाइट हो रही है बहुत छोटे लेवल के ऊपर। हाँ। जब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े लेवल पे किसी बड़े सहाफी के थ्रू ये रिलीज करवाई जाएगी, हाँ। तो तब तो इसकी कहानी कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम समझ रहे हैं कि 3-4-6 महीने पहले जो है उसको उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात जो अफगानिस्तान की है, अफगानिस्तान हमेशा से ही पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता आया है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी जो है वो पहले थोड़ी सी पोलाइट थी। हाँ। पहले उनको समझाया जा रहा था कि आप समझ जाइए, आप बहुत कमजोर हैं, आप बहुत कमजोर हैं, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो समझ रहे थे कि आज भी दुनिया पत्थर के दौर में रह रही है और हम तलवार से जो है वो फतह कर लेंगे पाकिस्तान को। ठीक है। उनको ये आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो अब टेक्नोलॉजिकली रीजन में मतलब मैं ये कहूँ कि चाइना के बाद अगर सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी में अगर किसी ने पेशरफ्त की है, अपने आर्म्स को इक्विप किया है, तो वो पाकिस्तान है। इवन के जो इंडिया है वो भी इसका मैच नहीं है अब। बिल्कुल, वो हमने देख लिया टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। तो ये चीज जो है, ये चीज मेरा ख्याल है अफगानिस्तान जो है वो हमारा मुस्लिम मुल्क है, और स्पेशली जो इसके अंदर यूएई का किरदार है वो बहुत नेगेटिव रहा है पिछले कुछ 3-6 महीने। सर आपका ये पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट। इसी के सर मैं नईम साहब के पास जाता हूं, क्योंकि नईम साहब जिस वक्त गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मेरा है भी बलूचिस्तान से, और असल जो है वो इनको मालूम है सारी चीजों का, मतलब कि ना भी हो कम से कम सर ये कि एक जो बेसिक चीजें हैं, ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड जीरो पे जो शख्स मौजूद है उसको मालूम होगा। सर जिसे अभी अबरता साहब ने इशारा किया, मैंने इनको वहीं पर रोक लिया कि जो यूएई जो है वो इसमें बाकायदा शामिल था, और नो डाउट इसमें कोई शामिल नहीं, बल्कि चीजें खुल के बाहर आ गई कि इजराइल से जितनी भी फंडिंग होती थी या इसराइल से जितनी भी चीजें पहुंचती थी वो यूएई के थ्रू पहुंच रही थी। और जब से ईरान ने जो है वो यूएई का बटा बैठाया या वहां पे अटैक वगैरह करने शुरू किया, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो कि रुक गई थी, दरमियान में पॉज आ गया था। लेकिन जैसे ही जब हालात ठीक हुए हैं वो दोबारा चीजें शुरू। अब सर इस दौरान में भी अगर यूएई ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया और पाकिस्तान उसने हमसे पैसे मांगे और हमें वो पैसे हमने वापस भी किए, तो सर गवर्नमेंट लेवल पे अगर मैं बात करता हूं तो क्या नून लीग जो है कहीं उससे दब गई है? जब ये सारा कुछ होने के बावजूद भी पैसे भी दे रहे हैं, और इत्तेसालात के पैसे तो उन्होंने हमें अभी तक नहीं दिए, तो सर कहीं तो पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहिए था। खासतौर पर पाकिस्तान गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं सर, रियासत की बात बाद में करते हैं सर। हम देखें जब सफारती माज होता है ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। ठीक है। और यूएई के साथ और बाकी इसी तरह के बहरीन या कतर, जितने भी आपको पता है हमारे ये कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट की, उनके साथ जो हुआ है मेरा ख्याल वो काफ़ी है उनके लिए। अगले आने वाली 50 साल के लिए कम से कम मैं समझता हूँ कि काफ़ी है। उनको अभी भी समझ लेना चाहिए, जैसे ईरान ने अभी भी कहा उनको कि अभी भी वक्त है कि आप लोग समझें और अपने आप को इन्वॉल्व ना करें इस जंग के अंदर, कि जो कि जंग आपकी नहीं है। बात है कि पाकिस्तान तो बड़ा डिप्लोमेटिकली चला है सारे मामले पे ना आपको, क्योंकि वहाँ से सऊदी अरब को भी हमने एंगेज किया, डिफेंस टाई ऑलरेडी उनके साथ मारा हुआ है पिछली हमारी जो जंग जीती उसके बाद से। तो इन चीज़ों को बैलेंस करके फिर ईरान और सऊदीया को साथ बिठाना ये भी कोई छोटा काम नहीं था ना सर। उनकी 5000 साल से लड़ाई चल रही है सर, चलती आ रही है चीज़ों के चलने। फिर यूएई के साथ हम खराब इसलिए भी नहीं कर सकते, 2 मिलियन के करीब आपके वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, आपके पास रेवेन्यू भी आ रहा है, आपके बिजनेसेस भी वहाँ पे, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। ठीक है, ये छोटी सी एक अमाउंट थी, उन्होंने अपना छोटापन दिखा दिया ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको हमें थोड़ा सा अगर डाल दें और आगे जाना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए, तो चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, कर भी रहे हैं और होंगी भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रुक जाएंगी सारी। लेकिन सर अगर इसी चीज को हम लेके चलते हैं तो सर देखें जो नेक्सिस जो हमें मिले हैं, जो सारा कुछ हुआ, और नेक्सिस जो हमें ब्रेकआउट जिस पे हैदर पे अभी बड़ी डिटेल में इसने बात की है, रता साहब ने बात की है कि पूरे का पूरा नेक्सिस जो खुल के बाहर आ गया, तो क्या सर पाकिस्तान उनको एटलीस्ट इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर या इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने? मेरा ख्याल है इसमें मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा दुरानी साहब। नहीं भाई, ये परमिशन। देखिए यूएई के और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमने यूएई को जिस मकाम पर आज यूएई है वो सर हमारे पहुंचाने में हमारा बड़ा किरदार है। बिल्कुल है। सिमिलरली यूएई ने भी हमें बहुत हेल्प की है हमारे मुश्किल वक्त में। यूएई जो है वो भी एक बरादर मुल्क की तरह हमारे साथ खड़ा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि एक वक्ती थोड़ा मामला है, ये ठीक हो जाएगा। और ये आई डोंट थिंक कि चीज़ें इस कदर ख़राब हैं जितनी हम सोशल मीडिया पर डिस्कशन देख रहे हैं। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं वो मजीद बेहतर हो जाएंगी। मैं सिर्फ चाहता हूँ, अगर नईम भी बैठे हुए, बलूचिस्तान का जो मामला है, बलूचिस्तान के मामले उसको नईम भी और बुक्टी साहब भी आए हुए हैं, ये जरा हमें ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि हमारी फोर्सेस जो है वो किस तरीके से वहाँ पे काम कर रही हैं। और
जी नहीं सर, सर आप देखिए प्लीज ना, रिस्पॉन्ड सर। बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना कि ये जो अब यूएई भी हमारे अगेंस्ट गया है तो उसके पीछे भी इसराइल और भारत, मेन तो यही है, नजरी हाँ, दुश्मन बिल्कुल जो ठीक है। हमारे वही रोल वही है। ठीक हो बाकी गया। देखें अफगानिस्तान की सरजमीन, अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को पकड़ना, साबित करना, मैं समझता हूँ वक्त वो रहा नहीं है। हम बहुत दफा साबित कर चुके हैं, नहीं तो है ना, प्रूव है ना सर, proven है, इसी से proven है। निकलना है। मैं ख्याल हम इसी से निकलना है, बिल्कुल हम ठीक ये है। प्रूव कर चुके हैं। इससे पहले So आपको पता है basically, now what we ईरान have के to do, साथ, sir, what we have to do? सर देखिए ईरान के साथ भी पहले ये मामला थे। जब ईरान ने रियलाइज किया, उसने बॉर्डर बंद किया और वहीं से पकड़े गए लोग, उनके सही। अपने दुश्मन भी वहीं से पकड़े गए, उन्होंने बहुत उसको बॉर्डर को सीज किया बिल्कुल। और आज आपके सामने है कि हम उनके साथ कहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि वहां से ये प्लानिंग थी कि हमारे ताल्लुकात जो है ईरान से भी खराब किए जाएं, सही। जिस तरह अफगानिस्तान से खराब किए गए। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। अफगानिस्तान तो एक स्टेबल कंट्री नहीं है, ना उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है, ना उनकी वहाँ पे कोई उनके पास आर्मी की स्टेबल है। तो भारत को कमजोर ही को ताकतवर करना होता है ना, बिल्कुल ऐसे। तो भारत वहां से दहशतगर्दी करता है, इससे तो दूसरी राय है ही नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर 99% जो है वो दहशतगर्दी भारत के उससे हो रही है, फंडिंग से ठीक भी है, हो रही बार-बार है, की उनकी फंडिंग। ट्रेनिंग से भी हो रही है। सरजमीन वो आज अफगानिस्तान है, इससे पहले सरजमीन वो ईरान भी होती थी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल लेकिन ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल के अंदर हम जा रहे हैं। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया कि बेसिकली आप कंट्रोल, गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो आहिस्ता चीजों को अपना एक कूजे में बंद करने के लिए ऑलमोस्ट जो है ना उसने अपना ट्रैपिंग मुकम्मल कर। ठीक है, अच्छा फरीद बुगटी साहब, आप एक यूथ एक्टिविस्ट है और बलूचिस्तान में आपका एक नाम है और आप वहां पे जो यूथ जो है वो आपको फॉलो भी करती है। लेकिन सर अगर हम देखते हैं फरीद साहब कि अभी भी एक नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि रियासत के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसको सामने रखते हुए या जिसकी वजह से लोग कन्वर्ट होते हैं और हो रहे हैं, एक बड़ी स्पीड से हो रहे हैं? देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को, मेरे ख्याल में सवाल बहुत अहम है, इसका जवाब तो शायद मैं दे सकूं आपको, और मैं ये चाहता हूं कि जवाब इसकी से पहले बेसिक मैं- चीजों, मैं- इसकी मैं बेसिक आपको- बेसिक पे आप बात कर नुक्ते लेते हैं। नज़र में आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में इस वक्त 1 दर्जन से जायद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं इस वक्त, सही। 1 दर्जन से जायद हैं, और फिर उनके नॉन काइनेटिक्स अलग हैं। फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग बैठे हैं उनके, वो अलग ऑर्गेनाइजेशंस उनकी स्पोर्ट में चला रहे हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें एक ऐसा शौक किया जाता है कि स्पेशली हम ये समझते हैं जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिनको मैं कहूँ, उनकी तरफ से हमें ये लगता है कि जी बलूचिस्तान तो बिल्कुल जो है जल के राख हो चुका है, ये तो उन्हीं का है और पाकिस्तान का कोई होल्ड नहीं है उसमें, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है, कारोबार चल रहा है, दफातर खुल रहे हैं, खुले हुए हैं, स्कूल चल रहे हैं, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स फाल है, सड़कें आपकी ठीक है। देखें जहां 1 दर्जन से जायद मिलिटेंट ग्रुप्स हों, ऑर्गेनाइजेशंस हों, वहां हमेशा सड़कों पर वारदातें होती हैं। ये तो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कई ममालिक से फंडेड हैं। आप अगर चोर लचक्कों की भी बात करें ना, वो भी रात को अगर निकलें तो कहीं ना कहीं गाड़ियों को लूट के ले जाते हैं आम हालात में। तो अगर आप उन हालात को कंपेयर करें इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो आपको वाज़ेह ये मिसालें मिल जाती हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो इतने बड़े पैमाने पर एक्टिव हैं, इनके पीछे एक बाकायदा मिलिट्री जो है ना माइंडसेट सपोर्ट इनको हासिल है, और एक ऐसे बैकअप इनको मिला हुआ है जिसकी वजह से हमें ये लगता है, या पंजाब में बैठे हुए लोगों को ये लगता है कि आया कि अब बलूचिस्तान जो है, या उसकी मेजॉरिटी या उसकी आबादी की पूरी बात करते हैं वो लोग कि जी वो एक तरफा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में ऐसे नवाब भी हैं हमारे यहाँ, 5 से 6 की शायद मैं नाम भी ले सकूं, कि उन नवाबों के इलाके में कोई माई का लाल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। खुल के नाम लेना। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन बलूचिस्तान को हमने एक ऐसा किया हुआ है, चंद 1-2 फेसेस हमने रखे हैं। हम ये समझते हैं या मीडिया ये समझता है कि इनके अलावा बलूचिस्तान का कोई फेस नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे पार्टी है, बहुत सारे लीडर, बड़े लीडर हैं, लेकिन अपने हल्के के बाहर शायद 10 वोट भी ना ले सके। देखिए बलूचिस्तान तो एक कबायली सूबा भी है ना, जिसे आप और हम मिलकर कबायली कहते हैं। तो कबायलियत का क्या म्यार हुआ? आया कि ये कबायलियत है कि क्वेटा में बैठा हुआ शख्स डेरा बुगटी को भी लीड करे, खुशदार को भी लीड करे, चमन को भी लीड करे। ये जो आप कबायलियत ना हुआ। ये नहीं, आपका बिल्कुल ठीक है, ये आपके बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम इस पे देखें, अगर हम इस पे जाएंगे तो हमें एक पूरा एक अलग से प्रोग्राम, हमें फॉर्मेट सेट करना पड़ेगा, उस पर हम बैठ के हम इस चीजों को बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो रूट कॉज है, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, या उसको हम इस वक्त सर्च आउट करने की कोशिश, डिग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जिसमें आपने कहा कि 12 जो चीजें हैं, ये 12 इस वक्त वहाँ पे मुख्तलिफ प्रॉक्सीज कह लें या जो इस वक्त चल रही है, ठीक है। तो
तो लोग उसके साथ, मेरा क्वेश्चन ये था कि वो 12 के साथ लोग किस तरह काम कर रहे हैं, क्यों उनकी तरफ जा रहे हैं। पहली बात, अभी आपने सरदारों की बात की, अख्तर मेंगल साहब की अगर मैं, आप करें ना करें, मैं तो खुल के बात करता हूँ। अख्तर मेंगल साहब आपके सर सीएम भी रहे हैं, ठीक है। अख्तर मेंगल साहब एक बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर रहे हैं और हमेशा से हुकूमत के साथ रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है। अभी गुजरे 2 दिन पहले की अगर आप गुफ्तगू, उनका जो तकरीर है, उनका जो बयान है, उन्होंने जो एक जमे गफ़ीर थे, बकौल उनके खुद साख्ता जमे गफ़ीर से उन्होंने अपना तकरीर की है, उस तकरीर को अगर मैं पॉइंट्स को यहाँ पर टीवी के ऊपर बैठ के मैं डिस्कस करना शुरू कर दूंगा, यकीनी तौर पर से मेरे ऊपर ट्रिलियन का मुकदमा हो जाएगा कि मैंने वो अल्फाज क्यों बोले यहाँ पे बैठ के। तो सर, एक शख्स सरदार है, वो सीएम भी रहा है, स्टेट के साथ भी चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आज के दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो सर वो अपना दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है, वो रियासत मुखालिफ लोगों के मतलब बात कर रहा है, रियासत मुखालिफ लोगों को और खासतौर पे उन लोगों को जो कि भारतीय फंडिंग के ऊपर इजरायली का असला लेके हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सर, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है भुट्टी साहब के आपकी इस बयान के मुताबिक या आपकी पहली गुफ्तगू के मुताबिक कि उनकी सरदारी इस वक्त थोड़ी सी खतरे में है, तो उन्होंने कहा कि यार पैसे वैसे भी खत्म हो रहे हैं, तो ये तरीका इस्तेमाल कर लें? देखिए, पहली बात तो उनका अपना भाई जो है पूरी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। सर, मैं कहना नहीं चाह रहा था, बहुत अच्छा लगा मजीद ब्रिगेड की आपने बात कर दी है सर, आपने मजीद ब्रिगेड की बात कर दी है। तो अब मुझे इसी पॉइंट को आप किस तरह कह सकते हैं सर, जो आपने पहली बात की है सर, अब उस पे आए ना। देखिए, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि जो शख्स ये कहे या इस तरह की जो बातें कर रहा है, उनका अपना भाई एक बाकायदा मुनज़्ज़म एक तहरीक चला रहा है नस्ल कुशी का। देखिए, अगर कोई कौमियत की बिना पर कोई पंजाबी हो, पख्तून हो, हज़ारा हो, कोई भी शहीद होता है, तो क्या ये 12 से 1 दर्जन से जायद तंजीमें हैं, क्या ये जिम्मेदार नहीं है? सर बिल्कुल जिम्मेदार है। तो उसमें इसका भाई शामिल नहीं है? शामिल है, शामिल है, बिल्कुल शामिल है। तो आज हम कैसे देखिए सर आपका बड़ा वैलिड पॉइंट आ गया हैदर। देखिए, अभी इन्होंने जो बात की है, नो डाउट, देखिए बलूचिस्तान मेरे मुल्क का हिस्सा है। बलूचिस्तान बेसिकली आप ये समझ लें कि मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, वहाँ भी सारी बातें हो रही, सब कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन्होंने जो बात कही है उसी को अगर मैं लेके आगे चलता हूँ, हमारी पूरी की पूरी, हमने कहा कि मारंग लांगो एक बहुत अच्छा फेस है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया ने उसको बुलाया, उसको उसकी सताइश की, उसकी पजीराई की, उसको इनामात मिले, मुख्तलिफ जगहों पे जाके उसने तकारीर की आज़ादी के हवाले से, बड़ा उसको अप्रिशिएट किया गया। लेकिन वही मारंग लांगो जब किसी पंजाबी का मर्डर होता है तो खामोश है, किसी गैर बलोची का मर्डर होता है खामोश है, लोगों को सड़क के ऊपर काट के रख दिया जाता है खामोश है। रीजन सर? देखिए, रीजन बुनियादी तौर पर यह है कि ये वो चेहरे हैं जिनको आपने तो कहा जी कि रोशन है, मैं समझती हूँ मकरू चेहरे हैं। ये मुआशरे के वो मकरू चेहरे हैं जो आपके हुकूक के आवाज उठाने के नाम पर बुनियादी तौर पर किसी और एजेंडे को सर्व करते हैं। ठीक है, आपने अपने सवाल के अंदर खुद ही जवाब दे दिया कि जिसने अगर बलूचिस्तान के अंदर ये भारतीय प्रॉक्सीज पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान को रिफ्ट दिलवाने के लिए पंजाबियों को वहाँ पे शहीद करती है, तो मारंग बलूच उस पर क्यों खामोश है? सिमिलरली यही पैटर्न हमें आजकल कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का आज़ाद कश्मीर में दिखाई दे रहा है। आवाज़ तो उन्होंने भी इनिशियली आज़ाद कश्मीर के लोगों के हुकूक के हवाले से बुलंद की थी, उनके मसाइल को डिस्कस करना शुरू किया था। ये बाकी चीज़ें तो बाद में शामिल हुई जो बुनियादी तौर पर भारतीय एजेंडे को सर्व करती हैं। यानी अब कौन सा मुहिब्बे वतन कश्मीरी ये कहेगा कि वो 12 नशिस्तें जो उन मुहाजिरों के नुमाइंदगी के लिए हैं जो मकबूजा कश्मीर से भारतीय जुल्म, जबर और बर्बरियत को बर्दाश्त करने के बाद यहाँ पर आए, जिनके खानदान उजड़ गए, जो खवातीन की किस्मत तरी हुई, घर जो है वो उजड़ गए, खानदान बिछड़ गए, बिल्कुल है, उनकी नुमाइंदगी के लिए जो 12 नशिस्तें हैं, उनके खात्मे की बात कौन करेगा? वही करेगा जो कश्मीर का दुश्मन है, कश्मीर का दुश्मन है, जो पाकिस्तान के हवाले से इस चीज को ग्लोबली नेगेटिव लेकर चलना चाहता है, वो भारत है। सेम पैटर्न बलूचिस्तान में है, वहां पर भी ऐसी जो आवाजें, और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जो अख्तर मेंगल साहब जैसे सियासतदान है जो जिस वक्त इक्तदार में होते हैं तो इनकी टोन और होती है, और जब इक्तदार में नहीं होते तो हसूल इक्तदार के लिए ये इस तरह की टोन जो है वो अपना लेते हैं। इस पर मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लोग भी समझ गए हैं कि ये लोग जो हैं ये बुनियादी तौर पर उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको तो इन्होंने सवाए इस्तेहसाल के कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो ये आने वाले दिनों में इनकी अपनी सियासत का बेड़ा गर्क हो चुका है। अब आलम यह है कि अख्तर मेंगल जैसे बंदे को भी मारंग
की सियासत का जो है उसका उसका सहारा इस्तेमाल करना पड़ रहा सहारा है, लेना पड़ तो रहा है। फिर इनका अपनी कारकर्दगी तो है वो मैं समझता हूँ कि वो खुद इनके सामने है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। रता साहब, जैसे अभी इन्होंने बात की और खासतौर पर कश्मीर की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि हैदर ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिया, 12 सीटों की बात करता हूँ। हमारे ये जो शौकत मीर साहब हैं, जो चले जो भी है जैसे भी है पाकिस्तान के खिलाफ हैं या उसके खिलाफ है, लेकिन ये जो इन्होंने बात की 12 सीट, जो भारत के अंदर जो 25 सीटें उन्होंने रखी हुई है, क्या उसके ऊपर ये जो एक्शन कमेटी है उसका कभी आपने बयान सुना है? पहली बात। दूसरी बात, ये कहते हैं कि जनाब हम किसी भी किस्म का टैक्स नहीं देंगे। हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को ले लेते हैं ना सर, बाकी पॉइंट्स हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं ना, या अब फिर कभी कर लेंगे। वो कहते हैं कि हमने कोई टैक्स नहीं देना, नॉन कस्टम पेड हमने गाड़ियां रखनी है, हमने हमारे ऊपर किसी किस्म की टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा जी 12 सीटें हमारी खत्म कर दो, हमारा कॉस्ट खत्म कर दो, और सारा कुछ होने के बाद भारत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सर, उसके ऊपर कभी एक इनके मुंह से उफ तक नहीं गुजरी। देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप डॉट्स को कनेक्ट कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी गेम जो है इसके पीछे एक ही बंदा कौन सा है। अब जिस तरह हैदर ने भी बात की, वो बिल्कुल 100% बात ठीक है कि एक ही पैटर्न के ऊपर बलूचिस्तान और यहाँ पे जो गेम खेली जा रही है कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर जो है, अब जो कश्मीर के अंदर जो गेम इस वक्त खेली जा रही है, आपको पता है कि हम लोग इंडियन चैनल्स पे बैठ के जो है वो हम बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे 5-5 लोगों के पैनल्स को हम डिफेंड करते हैं, हम अपने मुल्क के लिए बात करते हैं। तो वहां पे जब हम लॉजिकली कोई चीज रखते हैं सामने उनके, तो उनके पास भी जवाब नहीं होता है इस चीज़ बिल्कुल का। ऐसे। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो भी आपने बात की है कि 2 पॉइंट्स को नहीं, आप उनके 35 जो 36 पॉइंट्स हैं जो जैक के हैं, 38 हैं, आप उनको सबको ले लीजिए। तो मैंने ये बात एक इंडियन नेशनल चैनल पे भी बैठ के की थी, अभी मैं आपके प्रोग्राम में भी यही बात मैं कर रहा हूँ कि एक्चुअल में उनका ऑब्जेक्टिव उन 38 पॉइंट्स को मनवाना नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। आप 38 को डबल कर लीजिए, आप 32 कर लीजिए, आप 72 कर लीजिए, आप 100 पॉइंट्स इनके मान लीजिए, इससे भी एक्स्ट्रा। लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ना ये पॉइंट्स हैं उनका। उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, एक ये है कि पॉलिटिकल माइलेज और कश्मीर के अंदर रेलेवेंट रहना, और तीसरा जो है जो जहां से भी वो डायरेक्ट किए जा रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर जो है सहूलत देना या उसकी निगहदाश्त करना या उसके आने वाले वक्त के लिए जो है उसको कंटिन्यू करना, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। और ये हमें नजर आ रहा है पिछले 3-4 साल का जो पैटर्न है उनका, उनके एहतजाज का, उनकी बात करने का। आप भी कश्मीर जाते हैं, मेरा ताल्लुक है कश्मीर से, मेरी रिश्तेदारी है कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर कभी भी ये वाली लैंग्वेज हमने सुनी ही नहीं थी, ये वाली तकरीरें हमने सिर्फ जो है इंडियन जो मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर सुनी थी। हमने वहां पे देखा था लोगों की किलिंग होती है, हमने वहां पे लोगों को मरते हुए देखा था, वहां पे लोगों को इस तरह की स्ट्राइक्स करते हुए देखा था। यहाँ पे तो हमने 72 जब से ये पाकिस्तान का आइन आया है उसके बाद तो कश्मीरी जो है वो है ही सब्सिडाइज। बिल्कुल ऐसे। वहां पे आटे से लेके, बिजली से लेके, ट्रैफिक से लेके, पढ़ाई से लेके, वहां पे व्हीकल से लेके, एक्साइज से लेके, हर चीज बिजनेस के ऊपर सर उनको है, और उनके पास फ्री है, हर चीज है उनकी। अगर दूसरा पॉइंट आप कह लें जो 12 सीटों वाली बात है, वो कहते हैं कि ये रहते जो है गुजरांवाला में है, ये रहते फलां जगह पे है, ये यहाँ पे आके रहे फिर इलेक्शन लड़े। तो मैं ये बात चैलेंज की थी उस दिन वहां पे कश्मीरी उनके इसी एक्टिविस्ट ग्रुप के, उसको मैंने उसको चैलेंज किया था कि आप इस वक्त जो आपके अपने जैक के जो रहनुमा हैं, मैं साबित करता हूं सबके कारोबार या पिंडी में है या इस्लामाबाद में है। बिल्कुल ऐसे। आप भी इसके अहल नहीं है, फिर इस वाले फॉर्मूले सर आप भी अहल नहीं। आपका पॉइंट आएगा सर, इसी चीज को मैं अपना गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव सर आपसे, सर मेरा एक छोटा सा मेरा हैदर और रता साहब की जानब से सर मैं एक गुजारिश करता हूं, भारतीय मीडिया के ऊपर, जैसा भी इन्होंने बात की कि जम्मू कश्मीर का एक शख्स वहां बैठा हुआ है, उसका नाम सुहेल अहमद है, वो दिल्ली में बैठा हुआ है। अहमद मस्ती बलोचिस्तान का कहलवाता है अपने आप को, वो यूएसए में बैठा हुआ है, ठीक है। फजल अहमद पख्तून है बलोचिस्तान का, वो कहता है जी मैं दुरानी कबीले से, वो मुझे कह रहा है कि तू मेरी तरह का दुरानी है, तू भी पठान है, और तुम, ये तमाम के तमाम लोग भारत के अंदर बैठे हुए हैं और भारत की फंडिंग के ऊपर हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं। क्या सर हमारी गवर्नमेंट जो है किसी भी किस्म का इन लोगों को पता नहीं डाल सकते? सर बात यह है ना कि रियासत ही ताकत है, रियासत जब कमजोरी दिखाती है, कमजोर नहीं होती, कमजोरी जब दिखाती क्यों दिखा रही है सर? देखिए सर माजरत के साथ नईम साहब, देखिए माजरत, मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं आपकी इसी बात के ऊपर। सर आप, रियासत मुझे कहती है कि अपनी आर्मी को सपोर्ट करो या अपने मुल्क को बचाने के लिए जो आपके सरहद पे खड़े हैं आप उनको सपोर्ट करो, सर मैं उनके साथ खड़ा हूं। वो हमें कहते हैं हमें टैक्स दो, हमने ये चीज देनी है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो सर रियासत वहां पे आके अब इस तरह के लोगों के ऊपर सर क्यों नरमी दिखाती है? असल में आप महाज देखें ना कि रियासत के महाज कितने खुले हुए हैं।
तो रियासत का यही था कि एक नया मुआवजा खुले। आप मारंग का केस देख लेना, हाँ। आप बिल्कुल ये रेप्लिकेट है एक दूसरे का ना, यही कि उसको भी ढील दी गई, हाँ। ना उसको डीजी खान से आगे क्रॉस करने दिया जाता पहली दफा जब वो निकली थी, तो आज ये हालात ना होते। बिल्कुल और ऐसे। मारंग कहीं और होती। मारंग इसी बलूचिस्तान से है ना, बिल्कुल ये कहीं और से आई होगा, नहीं, वहीं से लेकिन मिसयूज हुई। मिसयूज करने वाले कौन थे? आज ये कौन है? चले बहुत सारे लोग तो जो इंग्लैंड में बैठे हैं, जिनको फंडिंग भी है, और शौकत कश्मीरी है, 2-4 लोग हैं वहाँ बैठ के उनको फंडिंग मिल रही है। मियाँ बेचारे, आप 3 रुपए की ले रहे हैं बिजली ले रहे हैं, आपको 2000 की सब्सिडी मिल रही है, उसके ऊपर आपके मतलब 32 तो हल हो गए। भाई वाली बात है ना, 3200 भी ले आएंगे ना, मसला ये नहीं है। मसला इस टाइम पे ये है कि उनका एम क्या है। पहला एम ये था कि जो हमारी ये पीस टॉक्स होनी थी, जो एग्रीमेंट्स होनी थे, वो इस्लामाबाद में होनी, उसको सबूताज करना, वो कामयाब हो गए ना उसमें, वो चलेगी वहाँ से स्विट्जरलैंड में चलेगी, वहाँ जाके करके आगे। मेन एम तो उनका ये था। और भारत के इसी तरह के पैरेलल एम्स यही हैं। तब देखिए कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, KP हो, पंजाब हो, बेनिफिशरीज एंड स्टेक होल्डर्स, ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना वो हमें समझना पड़ेगा। बलूचिस्तान की भी मैं बात करूँगा, हम अख्तर मेंगल साहब की बात करते हैं। पहले हम इनको स्टेक होल्डर बनाते हैं, हाँ जी, फिर हम बेनिफिशरी बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो बात ये है कि आप एक लाइन तो खींच दें ना। आज बलूचिस्तान में बेनिफिशरीज कोई और हैं, स्टेक होल्डर्स कोई और है। मैं रूट काज पे सिर्फ आना चाह रहा हूँ। आपने सवाल किया था, रूट काज यही है कि आप जो उधर के स्टेक होल्डर्स हैं उनको आगे आने नहीं देते, उनको आगे लाते नहीं हैं, उनको आप फैसिलिटेट नहीं करते, उनको आप जो चीज़ें चाहिए वो देते नहीं हैं। जिसने रोजगार के लिए 30,000 अपने घर को चलाने के लिए चाहिए, अगर उसको 60,000 कहीं और से मिल जाता है, वो उसने सिर्फ बंदूक पकड़नी है, तो उसके दिमाग में तो कुछ नहीं पता ना कि उसने क्या करना है, कहाँ खड़े होना है, क्यों खड़े होना है, और वो गोली किस पे चलानी है। सर बात ये है कि ये इसके जिम्मेदार सियासत से ज्यादा वहाँ के नवाब, सरदार और जागीरदार हैं जो बलूचिस्तान में गासिब हैं पिछले 70 सालों से। ठीक है, मैं रूट काज सिर्फ बता दूं, ये रूट काज है। इस सिस्टम को ठीक कर लें, जो स्टेक होल्डर्स उनको सामने ले हैं, पढ़े लिखे नौजवानों के सामने ले हैं, रोजगार दे दें, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सर मेरे पास कोई वक्त की कमी है और वो आपको पता है, दरमियान में ब्रेक थोड़ा सा। अच्छा, अपना बुक्टी साहब जैसा अभी इन्होंने रूट कॉज की बात की है, सर आपके पास क्या प्लान है? आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आप अवाम को, यूथ को उस एक दलदल जो है, एक विशियस सर्कल जो है, उसमें से किस तरह बाहर निकाल सकते हैं? कौन सा ऐसा प्लान है जिसको सामने रखें और आपकी यूथ जो है आपके साथ अट्रैक्ट हो, और इन सरमाचारों के साथ, दहशतगर्दों के साथ, चाहे वो अफगान हो, चाहे वो हमारे अपना बलोची हो या हमारे पश्तो स्पीकिंग हो, उनको किस तरह से हम वापस जो है ना एक कौमी धारे के अंदर लेके आ सकते हैं? सर मैं एक लफ्ज़ में जवाब दूंगा, मेरिट। ठीक है, आप मेरिट लाइए। हमारे नौजवान मेहनती हैं। हाँ। बलूचिस्तान के नौजवान आपको पंजाब में मिलेंगे, CSS की तैयारी कर रहे हैं, दीगर कमीशन कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पढ़ते हैं। ये बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि हम जाके वहाँ एग्ज़ाम दें, कोई जॉब हासिल कर लें। ठीक है, और बहुत सारे ज़राए हैं रोज़गार के। देखिए, यूथ को इंगेज करने का मैं ऐसे कतई नहीं मानता कि आप वर्कशॉपिंग करवाएं या आप इस तरह के 2-2, 3-3, 4 के दिन के इवेंट्स करवाएं या बलूचिस्तान की यूथ को उठा के मीनारे पाकिस्तान दिखाएं तो डाइवर्ट हो जाएगा। क्या उन्होंने कभी बलूचिस्तान की यूथ को जाके फाड़ दिखाए थे? चल आपका ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट आपका। अच्छा, अब हैदर, ये सारी चीजें जो है अब हमारी चल रही, तो अभी वो दरमियान में ना कुछ एक खबर एक आई है, कोलंबो में हमारे कुछ मुज़ाकरा चल रहे हैं 1.5 ट्रैक 1.5 के नाम से। ये सारी छह मीटिंग्स हो चुकी हैं सिंतास के मामले के ऊपर। ट्रैक 2 की बैकडोर डिप्लोमेसी। जी हैदर, नहीं मैं आपसे मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आपका वो आजकल बड़ा मोहब्बत चल रही है ना गौरव आर्या के साथ। और मैं बताता हूँ, ये सारी बुनियादी तौर पर शुरली है। ठीक है, जो भारत जो है वो चला रहा है अपने इस तरह के लोगों को थ्रू, गौरव आर्या जैसे, जनरल बख्शी जैसे, हाँ, और दीगर जो उनके इस वक्त इंडियन चैनल्स पे बैठे लोग हैं, जेडी बख्शी सारा। लेकिन पाकिस्तान की अप्रोच बड़ी क्लियर है दुरानी साहब। और मैं समझता हूँ कि अब ये बात सिर्फ मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग, सारी अब हम जानती है कि हमारी लीडरशिप बड़ी क्लियर है। हम किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। ठीक है, हम भारत के साथ बात करेंगे, लेकिन वो इश्यूज जो हम चाहते हैं भारत के साथ सॉल्व। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जो नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, वक्त की कोई कमी थी, लेकिन प्रोग्राम हमने पूरी कोशिश की कि हम रूट कॉज जो है वो जल्दी का आपके सामने लेके आ सके। वो मेरे ख्याल में किसी हद तक हम लोग कामयाबी हुए हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल जो है दोबारा आपसे मुलाकात होगी, सेम वक्त सेम चैनल। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।